सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा COI का चैप्टर। COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर, सेकंड क्लास रहेगा ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? फंडामेंटल राइट जो होता है ना, देखो अच्छे से, ये जो फंडामेंटल राइट है इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट का मतलब होता है, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है जो तुम्हारा अधिकार है और ये अधिकार देता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन अपने को अधिकार देता है। किस प्रकार का अधिकार सर? कौन सा अधिकार मिलता है सर? ये फंडामेंटल राइट मतलब ये वो अधिकार, जो अधिकार आपको मिलना ही है। अगर आप इस कंट्री में आपने जन्म लिया है तो ये राइट्स तो आपका बनता ही है, ये कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। ये होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग अगर देखेंगे बहुत अच्छे से तो आपको नजर आएगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 32 गारंटीज 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट मिलता है हर सिटीजन को। अब अपने को देखना है कि वो 6 प्रकार के राइट्स क्या है। तो देखो, पहला है हमारा, अच्छे से देखना है, आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 जो है ना, वो है डेफिनेशन स्टेट का, वो स्टेट का डेफिनेशन है। स्टेट का डेफिनेशन है। स्टेट का डेफिनेशन मतलब स्टेट माने कंट्री। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ेंगे तो याद रखना, जब भी मैं कहूंगा स्टेट, इसका मतलब होता है कंट्री, ठीक है। इसके डेफिनेशन में कौन कौन आता है, ये होता है बात, ठीक है। क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये आप सिर्फ स्टेट से ही मांग सकते, आपको ये मांगना है स्टेट से, गवर्नमेंट से, अंडरस्टूड। ये फंडामेंटल राइट जो है ये कोई और तुमको नहीं देने वाला, ये देगा आपका स्टेट आपको, ठीक है। अब अगर स्टेट देने वाला है तो ये स्टेट है कौन, कौन कौन आते हैं स्टेट के दायरे में, वो तो जानना नेसेसरी है, राइट। तो सबसे पहले समझ लो स्टेट के दायरे में कौन आता है, बताओ। दी गवर्नमेंट प्लस दी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। फिर आता है द गवर्नमेंट। तो पहला जो गवर्नमेंट है वो है सेंटर और ये वाला जो गवर्नमेंट है वो स्टेट। स्टेट में क्या रहता है बताओ? लेजिस्लेचर, द गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। उसके बाद आएगा लोकल ऑथोरिटीज, लोकल ऑथोरिटीज, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या आएगा बताओ? लोकल ऑथोरिटीज। उसके बाद अदर ऑथोरिटीज, क्या बताओ? अदर ऑथोरिटीज, अदर ऑथोरिटीज जो कि अंडर दी कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ होम, बताओ ना, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस बात का ध्यान रखना। तो ये 4 पॉइंट है स्टेट के डेफिनेशन में आता है, जो कि आर्टिकल 12 कहता है। कौन कहता है बताओ? आर्टिकल 12। समझ में आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल 13 जो है ना, ये 2 प्रकार के लॉ के बारे में बात करता है। एक आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड दूसरा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। ये 2 आ जाता है आपके आर्टिकल 13 में। अब नेक्स्ट जो आता है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या कहता है सर, बताओ ना। आर्टिकल 14 में क्या कहा जाता है सर? आर्टिकल 14 जो है ना, वो कहता है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है ना, ये है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक हम लोग उसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। फिर जो आता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद आएगा आर्टिकल 23 से लेकर
24 तक, उसको हम लोग कहेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक उसको हम लोग कहेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 से लेकर 24। फिर आएगा हमारा आर्टिकल 25 से लेकर बताओ क्या, 25 से लेकर 24 तक हो चुका है, 25 से लेकर करेक्ट 28 वो हो जाएगा हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, 28 हो चुका है। उसके बाद आएगा आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो डिस्कस करता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को डिस्कस करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर लास्ट आएगा हमारा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब अगर ये सब आर्टिकल्स तुम अच्छे से देखोगे, ये 6 प्रकार में डिवाइडेड है। ये एक कैटेगरी, इक्वालिटी का एक कैटेगरी, फ्रीडम का एक कैटेगरी, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक कैटेगरी, राइट टू फ्रीडम का एक कैटेगरी, उसके बाद आपका आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का एक कैटेगरी, एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का एक कैटेगरी। ठीक है, अब जो बहुत ज़्यादा समझदार बच्चा है वो बोलेगा सर एक चीज़ बताओ, अपने को आर्टिकल 14, 18 हो चुका है, 19, 22 हो चुका है, 23, 24 हो चुका है, 25, 28 हो चुका है, 29, 30 हो चुका है सर, लेकिन सीधा 32 में हम लोग जा रहे हैं सर। मेरा मैथ्स जो है वो कह रहा है कि सर आर्टिकल 31 मिसिंग है सर। तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 31 जो है इसको निकाल के फेंक दिया गया है। सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, आर्टिकल 31 कैसे निकल के हम लोग फेंक सकते हैं सर? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है सर, ये तो हमारा राइट टू फ्रीडम है सर, राइट टू फ्रीडम, ये तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे राइट्स जो है सर ये तो फंडामेंटल राइट्स है सर हमारे, इसको कैसे निकाल के फेंक सकते हैं सर? नहीं, वो सारे राइट्स ठीक है, उनको फेंका नहीं गया है, किसी दूसरे प्रकार के राइट को फेंका गया है सर। कौन सा वो राइट है और किसका हिम्मत हुआ सर ये फेंकने का? देखो मैं तुमको समझाता हूँ आर्टिकल 31 क्या था। आर्टिकल 31 जो है वो था पहले राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले था, इसको हम लोग निकाल दिए। क्यों निकाले सर, क्या हो गया सर, क्यों सर, क्यों, क्या दुविधा था सर जो हम लोग इसको निकाल दिए? राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, इसका मतलब होता है कि प्रॉपर्टी का अधिकार, और प्रॉपर्टी का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स हम हमेशा गवर्नमेंट से मांगेंगे, मतलब स्टेट से मांगेंगे, पार्लियामेंट में जाके मांगेंगे, लेजिस्लेचर से मांगेंगे, गवर्नमेंट से मांगेंगे, लोकल अथॉरिटीज से मांगेंगे, उनसे मांगेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। अब अगर पकड़ लो, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मांगा कि मुझको प्रॉपर्टी चाहिए, मुझको प्रॉपर्टी दीजिए, इसका मतलब ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको प्रॉपर्टी मिलने वाला है, राइट? है ना, गवर्नमेंट को सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर्टी जो है वो देना पड़ेगा, लैंड जो है सबको देना पड़ेगा फिर। ठीक है, मतलब आज अगर तुम हो, तुमको लैंड मिलेगा, तुम्हारे पिताजी को लैंड मिला, तुम्हारा 10 बच्चा होगा, तुम्हारे 10 बच्चों को लैंड मिलने वाला है। इस प्रकार से कैसे चलेगा, है ना? इस प्रकार से तो हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। तो सर ये राइट टू प्रॉपर्टी को लाया क्यों गया फिर? सर इतना बकवास राइट जो है इसको लाया क्यों गया सर? ये बकवास राइट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और इंडिया में डिवीजन का, पार्टीशन का वक्त चल रहा था, इंडिया डिवाइड हो गया इनटू पाक एंड इंडिया। ठीक है, पाक इंडिया डिवाइड हो गए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि पहले तो एक ही कंट्री था ना दोनों, अब हुआ ऐसा कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री, ये है इस्लामिक स्टेट। स्टेट मतलब कंट्री, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट कहूँगा मतलब कंट्री। इस्लामिक स्टेट बन रहा है तो सारे मुसलमान वहाँ पे चले गए। ठीक है, वहाँ पे चले गए, सारे मुसलमान वहाँ पे चले गए। जिनको इंडिया में रहना था वो रह सकते थे, ऐसा राइट था। ठीक है, तो कुछ मुसलमान यहाँ पे रह गए हमारे। ठीक है, और जितने भी बाकी लोग हैं जिनको इंडिया में आना था, भारतवर्ष में आना था, ठीक है,
डिवीजन हो गया क्योंकि जिन्ना जी को जो है उनको सेपरेट एक इस्लामिक स्टेट चाहिए था, और जो नॉन इस्लामिक लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे थे वो इंडिया में आना चाहते थे, राइट। तो अगर वो इंडिया में आएंगे, किस भरोसे आएंगे, क्योंकि बचपन से वो लोग वहीं पे जन्म लिए, सब कुछ उनका वहीं पे हुआ, उनका पूरा खेती बाड़ी घर बंगला गाड़ी सब वहीं पर है। वो आएंगे कैसे इंडिया में, और किस भरोसे इंडिया में आके वो रहेंगे कहाँ पे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि टेंशन ना लो, जितने भी हमारे नॉन इस्लामिक भाई बंधु है, एंड इस्लामिक भी, अगर आप मतलब मुसलमान भी हो, इंडिया जो है, इंडिया में मुसलमान भी रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग भी रह सकते हैं। जो भी पाक से छोड़ के इंडिया आना चाहते हैं, पाक छोड़कर इंडिया आना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं, और उनको मिलेगा राइट टू प्रॉपर्टी। हम लोग तुमको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, हम लोग तुमको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। इसलिए ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये क्लियर है? हाँ जी। तो वो नेसेसरी था, लेकिन जब लगा गवर्नमेंट को कि यार पार्टीशन तो हो चुका है, अब क्या करेंगे, अब इसको हटाना है भाई, क्योंकि आज जो है वो है डेट 1978, 1946 को पार्टीशन हुआ था। अब बहुत टाइम हो चुका है, अब इसको हटाना है, क्योंकि वरना जितने बच्चे जन्म लेंगे सबको राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मिलता रहेगा। जिनको भी प्रॉपर्टी चाहिए वो सब लोग गवर्नमेंट से मांगते रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो 44th अमेंडमेंट से जो है 1978 को ये हटाया गया, ठीक है, रिमूव कर दिया गया। अंडरस्टूड? हाँ जी, क्लियर है? ओके। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब क्या सर, फंडामेंटल राइट्स को भी हम लोग हटा सकते हैं? हाँ, एज पर नेसेसरी, अगर नेसेसरी हो, अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आए कभी ज़िंदगी में, कभी किसी ने सोचा होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही एब्सर्ड हो जाएगा आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, तो जब एब्सर्ड हुआ, नेसेसरी लगा कि यार ये तो सब लोग प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, अब सबको तो देना पॉसिबल नहीं है, तो हटाया गया उसको, राइट। तो अगर नेसेसरी हो तो आप अमेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट सबकी भलाई के लिए हो वो अमेंडमेंट। ऐसा ना हो कि किसी इंसान के अगेंस्ट जाके आप ये जो है अमेंडमेंट ला रहे हो। भारतीय नागरिकों के अगेंस्ट में जाके अगर तुम ऐसे अमेंडमेंट ला रहे हो, वो अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, क्लियर हो चुका है? अब पूरा क्लियर हो चुका है ये? हाँ जी, ये एक बार लिख लेना है किसी जगह पे, ठीक है। आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह वगैरह। तो फंडामेंटल राइट्स इंडिया के हर नागरिक को मिलने वाला है। अब क्लासिफिकेशन करेंगे, कुछ राइट्स जो है इंडियन सिटीजन को मिलता है, और कुछ राइट्स जो है, मतलब नॉर्मली तो सारे राइट्स इंडियन सिटीजन को मिलेंगे, कुछ राइट्स जो है वो फॉरेनर्स को नहीं मिलते, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 30 एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ये इंडिया में है। अंडरस्टूड? अब आर्टिकल 14 से लेकर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके लिए अलग से मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा आर्टिकल्स, ठीक है। ठीक है, ये हो चुका है। राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, ये वाले राइट्स। अब देखना ये वाले आर्टिकल्स, अब देखना राइट्स अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। मतलब ये जो राइट्स है ना, आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 30, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलने वाला है, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलने वाला। अब आर्टिकल 15 क्या होता है, आर्टिकल 16 क्या होता है, 19 एंड 30 क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये तुम रट्टा मान लो कि 15, 16, 19 एंड 30 जो है फॉरेनर्स को नहीं मिलने वाले, ये एक्सक्लूसिवली इंडियन जो है लोगों को राइट मिलने वाला है। अब इसके अलावा कौन से वो राइट्स है, देखो, सम राइट्स अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स विद इन द इंडियन टेरिटरी रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप। अगर आप इंडिया का सिटीजन नहीं हो तब भी तुमको ये राइट मिलने वाला है। आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 एंड 28। ये एग्जाम्पल के तौर पे एक दो राइट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक दो राइट एक्सप्लेन किया गया था, ये तुम यहाँ से ना पढ़ो, मैं तुमको बाद में पूरा लिस्ट बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो कुछ तुमको याद रख लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मैंने ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया था,
लेकिन यहाँ पे फिर से देखेंगे एक बार, आर्टिकल 12 क्या कहता है। स्टेट क्या है, यूनियन एग्जीक्यूशन एंड लेजिस्लेचर, मतलब गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये जो गवर्नमेंट है ये तुम्हारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, फिर आपका लोकल अथॉरिटीज़ है, फिर अदर अथॉरिटीज़ है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, ये होता है स्टेट, अंडरस्टूड। फिर हम लोग देखेंगे टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्टेट। ये एक केस स्टडी था जो है हमारा, केस स्टडी नहीं, केस लॉ, अजय हसिया केस, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये एक केस लॉ है। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, ठीक है, ये एक केस लॉ है। अब इस केस लॉ में क्या किया गया है, देखो इस केस लॉ में बताया गया कि स्टेट, ये जो स्टेट हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑथोरिटीज है, एजेंसी है, ठीक है, जो स्टेट द्वारा रन किया जाता है, ठीक है। अब वो कौन सी एजेंसी है हमको पता कैसे चलेगा कि जो स्टेट का ही है। अब स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा है, इसके अंडर तो बहुत सारे एजेंसीज भी रहेंगे ना, तो वो कौन सा वो एजेंसी है जिसको हम लोग स्टेट कह सकते हैं, मतलब स्टेट का ही कंट्रोल है पूरा, ठीक है। कोई एंटिटी वो स्टेट का एजेंसी, ठीक है, स्टेट का एजेंसी है, वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। किसी प्रकार का दुकान पकड़ लो, जेरोक्स मशीन का दुकान है, वो स्टेट का है, स्टेट का एजेंट है, स्टेट का एजेंसी है, वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो एक केस गया हमारे कोर्ट में, वो केस था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। उस केस में ये डिटरमाइन किया गया कि भैया कुछ तो हम लोग स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखेंगे जहाँ पे अपने को पता चलेगा कि भैया ये जो एक एंटिटी है ना, ये स्टेट के अंडर है कि नहीं, ये स्टेट के कंट्रोल में है कि नहीं, ये स्टेट है कि नहीं। एजेंसी मतलब वो खुद स्टेट है, समझ में आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट। क्योंकि देखो कोई भी प्रकार का एंटिटी है, अगर उसने तुम्हारे खिलाफ अगेंस्ट कुछ भी गलत किया है तो तुमको तो उसको पकड़ना है ना। तुम पकड़ कैसे सकते हो, तुमको अगर फंडामेंटल राइट से डिप्राइव कर रहा है किसी प्रकार का एजेंसी जो कि स्टेट का ही है, तो तुमको तो उससे रिलीफ मांगना है ना कि भैया तुम मेरे साथ ऐसे फंडामेंटल राइट्स मेरा छीन कैसे सकते हो। लेकिन तुम तो ये सिर्फ स्टेट से मांग सकते हो, नॉर्मल एंटिटी से नहीं मांग सकते, राइट। गवर्नमेंट से मांग सकते हो अपने फंडामेंटल राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, ये वाला सारा जितने भी फ्रीडम ऑफ, ये वो जितनी भी फ्रीडम है यहाँ पे देखो ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सारा चीज़ जो है तुम सिर्फ गवर्नमेंट से मांग सकते हो, नॉर्मल दुकान से नहीं। नॉर्मल दुकान का कोई ठेका नहीं लेकर रखा है, गवर्नमेंट ने तुम्हारा ठेका लिया है, समझ में आ रहा है। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि ये जो एक एंटिटी है, पकड़ लो जेरोक्स मशीन का दुकान है, ये गवर्नमेंट का है कि नहीं, कैसे पता चलेगा मेरे को। The Supreme Court established specific criteria to determine whether an entity is an instrumentality or agency of the state. क्या वो खुद स्टेट है कि नहीं, वही बात है। सबसे पहला क्राइटेरिया जो अपने को इंडिकेट करता है वो है गवर्नमेंट ओनरशिप। अगर गवर्नमेंट तुम्हारे एंटिटी के ऊपर 100% ओनरशिप अक्वायर कर रहा है तो तुम्हारा जो दुकान है वो एजेंसी है गवर्नमेंट का, स्टेट का एजेंसी है। फिनेंशियल असिस्टेंस, अगर गवर्नमेंट हैविली फंड कर रहा है तुम्हारे दुकान को, एंटिटी को, इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करता है कि पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल में से चल रहा है, गवर्नमेंट तुमको फंड कर रहा है, 90% एक्सपेंस गवर्नमेंट फंड कर रहा है। इसका मतलब क्या, तुम्हारा जो दुकान है वो गवर्नमेंट का है। तो मैं फंडामेंटल राइट अगर तुम मेरे को नहीं दे रहे तो मैं तुमसे मांग सकता हूँ, क्योंकि तुम गवर्नमेंट का ही हिस्सा हो, तुम गवर्नमेंट का एजेंसी हो। मोनोपोली स्टेटस, कोई भी एंटिटी अगर मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का हाथ है उसके ऊपर। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि वो जो बिजनेस कर रहा है या फिर वो जो काम कर रहा है वो किसी और को अलाउड नहीं है करना। वो जो काम कर रहा है या फिर वो जो दुकान चला रहा है, वो जो बिजनेस कर रहा है या फिर वो जिस भी प्रकार का सर्विस दे रहा है, वो कोई और ऐसा सर्विस नहीं दे सकता, ये सिर्फ इसी को राइट है। तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे ऊपर ममता बनर्जी का हाथ है, मतलब तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट का हाथ है, या स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है। तुमको मोनोपोली स्टेटस, तुम खुद हो अकेले जो ये प्रकार के सर्विसेज दे रहे हो, बिजनेस खोल के रखे हो, तो तुम्हारा एंटिटी क्या है बताओ, स्टेट है। गवर्नमेंट पूरा फंड कर रहा है तुम्हारे एंटिटी को, मतलब तुम स्टेट हो, तुम एजेंट हो स्टेट का। समझ में आ रहा है। उसके बाद है लास्ट, देखो थर्ड लास्ट, स्टेट कंट्रोल।
स्टेट अगर डीपली कंट्रोल कर रहा है, परवेसिव कंट्रोल कर रहा है ओवर द एंटिटी, डीपली कंट्रोल है मतलब पूरा कंट्रोल स्टेट ही कर रहा है। तुम क्या करोगे नहीं करोगे सब कुछ जो है स्टेट डिसाइड करता है, पूरा कंट्रोल है। इसका मतलब क्या भाई मेरे, इसका मतलब तुम गवर्नमेंट का ही हिस्सा हो, तुम्हारा एंटिटी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। पब्लिक फंक्शन, इफ द एंटिटी परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शन क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट ड्यूटीज, अगर कोई भी एंटिटी पब्लिक फंक्शन कर रहा है, जैसे कि एक हॉस्पिटल चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कौन हॉस्पिटल चलवाता है भाई, मतलब गवर्नमेंट का ही है भाई, इससे पता चल जाता है गवर्नमेंट का है। ट्रांसफर डिपार्टमेंट, तुम काले हो तुमको एडमिट नहीं कर रहे भाई, सोच यार, तुम थोड़े से सांवले हो तुमको एडमिशन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में। फंडामेंटल राइट भाई, समझ में आ रहा है। इक्वालिटी का जो राइट है आर्टिकल 15, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, मेल फीमेल, ठीक है, ये सारे चीज जो है आर्टिकल 15 के अंदर आता है। तुम लड़की हो तुमको नहीं मिल रहा है एडमिशन हॉस्पिटल में, ठीक है। तुम्हारा कद थोड़ा छोटा है तुमको हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में क्या एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो तुम पता करोगे ना ये साला कौन सा हॉस्पिटल है कि जो मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। सिंपल चीज़ है भैया, तुम पता करोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो भैया सीधा केस ठोक दोगे, फंडामेंटल राइट डिप्राइव हो रहा है तुम्हारा। वैसे तो ये तुम्हारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी तुमको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, टेंशन मत लो। एक बहुत इजी एग्जांपल बताता हूँ तुमको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब में क्लियरली लिखा है कि मेन एंड विमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ रिसेप्शनिस्ट जॉब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, क्लियरली लिखा है। तो तुम गए वहाँ पे तुमने ले लिया अपना, तुमने अपना इंटरव्यू दिया, तुम सिलेक्ट हो गए, तो तुम लड़का भी हो सकते हो लड़की भी हो सकते हो, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा है, उन्होंने लिखा सिर्फ फीमेल चाहिए, सिर्फ फीमेल चाहिए, तो सिर्फ फीमेल लोग जा सकते हैं वहाँ पे। अब फंडामेंटल राइट कहता है, सोचो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा लिखे कि मेरे को एज अ रिसेप्शनिस्ट सिर्फ फीमेल चाहिए और कोई मेल जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते इस प्रकार के जॉब को, या फिर डॉक्टर का एप्लीकेशन है, डॉक्टर का वैकेंसी है, सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स चाहिए, मेल डॉक्टर्स नहीं चाहिए, ओनली फीमेल्स आर अलाउड इन दिस हॉस्पिटल, फीमेल डॉक्टर्स अलाउड। फंडामेंटल राइट डिप्राइव हो रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब मेल या फिर फीमेल के बेसिस पे तुम डिवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठोक दोगे केस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट ऐसे कभी नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है? हाँ भाई, प्राइवेट लोग थोड़ी ना ठेका लेके रखे, प्राइवेट ने खुद का पैसा लगा के बिजनेस खोला है, उनको सुंदर सुंदर लड़कियां चाहिए कहाँ पे, रिसेप्शन में, तो वो बिठा सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो कह सकते कि मेल नहीं चाहिए अपने को लड़का नहीं चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता, तुम इनके ऊपर केस नहीं रोक सकते। तो जितने भी प्रकार के फंडामेंटल राइट है ना भाई, याद रखना, किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर नॉर्मल कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, उनके ऊपर तुम ऐसे ठोक नहीं सकते, ठीक है। पकड़ लो मेरा इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है एग्जाम स्क्वाड का। अब एग्जाम स्क्वाड में अगर मैंने बोल दिया कि मेरे को तो भैया सिर्फ मेल ही चाहिए, मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, क्योंकि वो काम मेरे हिसाब से वो काम जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और फीमेल रिसेप्शनिस्ट जो है वो भी चाहिए लेकिन किसी और काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो स्टॉक है बुक्स का जो स्टॉक है वो मेंटेन कौन करेंगे? सारे फीमेल्स, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक है, फीमेल करेंगे। ऐसा अगर ऐसा मैंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, रिसेप्शनिस्ट में मेरे को बिठाना है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है ऐसा कि स्टॉक वगैरह जो काम वाला चीज़, जो भारी वाला काम है वो तो मेल से होता है, क्योंकि मेल लोग जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हैं, आराम से रख सकते हैं वगैरह वगैरह। फीमेल लोग रिसेप्शन में बैठे, लेकिन मेरा उल्टा है, मैंने कह दिया कि नहीं मेरे को रिसेप्शन में चाहिए मेल, मेरे को भैया इक्वालिटी करना है सोसाइटी में, मैन इक्वल्स टू वीमेन करना है। तो मेरे को अभी मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे को ऐसा चाहिए कि जितने भी रिसेप्शनिस्ट होंगे सारे मेल होंगे, और जितने भी काम करने वाले वर्कर्स होंगे, मतलब जो भारी काम उठाते हैं जैसे बुक्स का स्टॉकिंग वगैरह ये सब, वो फीमेल्स करेंगे।
कोई माइकल लाल जो है वो आके नहीं कह सकता मेरे को कि सर तुम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो मेल एंड फीमेल के बेसिस पे, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है मेरा। ठीक है, तो याद रखना ज़िंदगी में कि तुम गवर्नमेंट से तुम मांग सकते हो अपना फंडामेंटल राइट, ना कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। क्या ये समझ में आ रहा है? तुम्हारा फंडामेंटल राइट देने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। राइट टू एजुकेशन, 16 साल की उम्र तक तुम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। ये वाला राइट कौन देगा? गवर्नमेंट स्कूल ना। तुम जा सकते हो किसी प्राइवेट स्कूल में और कह सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट है पढ़ाई करने का, 16 ईयर्स तक मेरे को पढ़ाई कराओ। प्राइवेट स्कूल में कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये राइट प्राइवेट वाले नहीं देंगे, ये गवर्नमेंट तुमको देगा। तुम गवर्नमेंट स्कूल में जाओ। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन? किस बात का टेंशन? बहुत इजी। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? अपने को पता चलेगा कैसे सर कि ये जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट का है कि नहीं? एक तो नाम से पता चल जाएगा तुमको। और तुमको नाम से पता नहीं चल रहा है, तुम देखो फंक्शन कैसा है। अगर दवाई का दाम जो है सिर्फ 10% कॉस्ट में आ रहा है, फ्री चेकअप वगैरह हो रहा है, तो ये प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट का ही है। फिर ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है किसी दूसरे जगह, तो वो दूसरे जगह जो ऑफिस खुला है, एंटिटी है, वो भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल में है। या फिर पकड़ लो एंटिटी ए, एंटिटी बी। एंटिटी ए जो है पूरा गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट का है। एंटिटी ए का कुछ काम जो है ना, या फिर कुछ डिपार्टमेंट जो है, ये एंटिटी बी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। या अब एंटिटी बी जो है वो ये वाले ट्रांसफर्ड काम जो है वो देखता है। तो एंटिटी बी जो है ट्रांसफ़र हो चुका है डिपार्टमेंट। इफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज हैंडेड ओवर टू अ कॉर्पोरेशन, एंटिटी बी को गवर्नमेंट का कुछ काम जो है मिला है, इट इज़ डीम्ड पार्ट ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये एंटिटी बी जो है ये भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके सर, ये तो हो चुका है। अब लोकल अथॉरिटीज़ जो हम बोले ना, यहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन में लोकल अथॉरिटीज़ आते हैं। स्टेट के डेफिनेशन में ये जो लोकल अथॉरिटीज़ आते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज़ कौन से हैं सर? म्यूनसिपाल्टीज़, पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट, ये सारे यहाँ पे लिखा है देखो। म्यूनसिपाल्टीज़, केएमसी कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डीएमसी डिमापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। लोकल बॉडीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सारे स्टेट के हिस्से हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? जो आर्टिकल 12 कहता है अपने को, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे बहुत बवाल वाला एक चीज़, जो कि आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स असेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एक्सप्लेन करता है। सिंपल चीज़ है, याद रखना। अच्छा एक चीज़ बताओ, लॉ बड़ा है या फिर फंडामेंटल राइट्स? ये बता दो फटाफट, फटाफट बता दो बिना कुछ सोचे। लॉ बड़ा है या फिर फंडामेंटल राइट्स? बताओ ना। जो कोर्ट लॉ बनाते हैं, वो लॉ बड़ा है या फिर फंडामेंटल राइट? हमेशा याद रखना, फंडामेंटल राइट सबके ऊपर है। BR अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख के दिए हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स, ये सबके ऊपर है। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई नियम नहीं बन सकता, कोई लॉ नहीं बन सकता, इस बात का ध्यान रहे। क्या समझ में आ रहा है? ओके। अब याद रखना एक चीज, कोई भी ऐसा लॉ बना है, लॉ में ना पकड़ लो ये 1 2 3 4 लाइन का कोई एक प्रोविजन लॉ मेकर्स ने बनाया है। कोई भी कुछ भी प्रोविजन हो सकता है, ठीक है। 4 लाइन का प्रोविजन बनाया गया। इनमें से ये 4 लाइन के प्रोविजन में, सुनो ना, ये जो 4 लाइन का प्रोविजन है ना, इनमें से ये जो 2 लाइन है, बीच का जो 2 लाइन है, ये भाई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, समझे? समझ में आ रहा है? फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है और ये लॉ बन गया, पास हो गया। अब कोर्ट जो है ना, वो क्या करेगा? कोर्ट में किसी ने केस कर दिया, बोला कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ये है,
फंडामेंटल राइट क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, पूरा लॉ जो है, पूरे लॉ को उसने स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगा, पूरे लॉ को वो बंद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सिर्फ उस पोर्शन को हटाएगा, उस पोर्शन को वो हटा देगा, ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ये दो लाइन जा रहा है ना, इसको हटा देगा। कौन हटाएगा बताओ? इसको हटाएगा अपना लॉ मेकर, हमारा कोर्ट। और बाकी जो लाइन कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, वैल्यूज के साथ, फंडामेंटल राइट के वैल्यूज के साथ प्रॉपर जा रहे हैं, उन दोनों को रख देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जो अगेंस्ट में जा रहा है ना, जो पोर्शन, उसको हटा देगा। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। सेपरेट कर देगा, ये जो दो लाइन है इसको सेपरेट करके फेंक देगा, और बाकी दो लाइन जो है वो तो नॉर्मल है, आराम से चलेगा। किसके साथ? फंडामेंटल राइट के साथ। तो इन दोनों को रख देगा, पूरा लॉ जो है उसको मिटाएगा नहीं। अलाउज कोर्ट टू सेपरेट द वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट ऑफ अ लॉ इफ ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ लॉ वायोलेट्स फंडामेंटल राइट्स। ये सेक्शन 4 है, इसका जो स्पेसिफिक पोर्शन है, ये दो लाइन है ना, ये वायोलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, ओनली दैट पार्ट इज डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ये दो जो पार्ट है इसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। वॉइड मतलब अमान्य, इसको मानेंगे नहीं हम लोग, ये कैंसिल हो गया। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द लॉ है वो सेम रहेगा, एंड कंटिन्यूस टू ऑपरेट, एंड कंटिन्यूस टू ऑपरेट। बाकी दो जो लाइन है, लॉ बना है, वो कंटिन्यू होगा, ऑपरेशन करेगा अपना। एप्लीकेशन applies to both pre-constitutional post-constitutional laws, ensures that only the unconstitutional portions are struck down, preserving the remaining portion। ये इंश्योर करता है सेवरेबिलिटी की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लाइन है सिर्फ उसी को हटाया जाए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लाइन कौन से है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल लाइन ये दो है, इसको हटाया जाए, बाकी जो है उसको रखा जाए। प्रिजर्विंग द रिमेनिंग पोर्शन, और ये दो लाइन जो है इसको रखा जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्लियर हो रहा है? ओके। इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, बहुत बवाल। आर्टिकल 13(1) क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है, देखो ये 4 लाइन, फिर से मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, 4 लाइन बनाया है लॉ मेकर्स ने, 4 लाइन, सेक्शन 4 का 4 लाइन बना दिया है। अब हुआ क्या कि इनमें से ये दो मिडिल के जो दो लाइन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। क्या है बताओ? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ नहीं जा रहा है, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अगेंस्ट में है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बाकी दो लाइन ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो होगा क्या सर, इन दोनों को हटा देंगे? हाँ हटा सकते हैं, अगर हटा दिया तो वो बन जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और क्या उपाय है सर, दोनों को रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हो। कैसे रखेंगे? इक्लिप्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बात बताओ, जब चांद के ऊपर ग्रहण लगता है, चंद्रमा का ग्रहण लगता है, चंद्रमा इनविजिबल हो जाता है, राइट? चंद्रमा तो दिखते नहीं है। सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य तो दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है क्या वो लोग, मतलब सूर्य और चंद्र जो है वो क्या डिसॉल्व हो जाते हैं आकाश में? नहीं, वो तो रहते हैं, मतलब दिखते नहीं लेकिन रहते तो है। वही फॉर्मूला अपनाएंगे। ये दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ठीक है, इनको छुपा देंगे, इसके ऊपर ग्रहण लगा देगा कौन? ये दो जो लॉ बनाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके ऊपर ग्रहण लगा देगा हमारा फंडामेंटल राइट। मतलब ये जो दो लाइन है ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में तो है ना, तो इस लाइन को हटा के हम लोग फंडामेंटल राइट को अपनाएंगे। हटाएंगे मतलब फंडामेंटल राइट को हम लोग चुनेंगे, फंडामेंटल राइट को हम लोग अप्लाई करेंगे। इन दोनों को हम लोग काट कूट के फेंक नहीं देंगे, रखेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट को मानेंगे सबसे पहले। इसको मानेंगे नहीं हम लोग, इसको इक्लिप्स ग्रहण लगा देगा फंडामेंटल राइट, ये लॉ को ग्रहण लगा देगा। ये लॉ है अपना चंद्रमा, ठीक है। अब इसका जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है। तो अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, ये लॉ क्या है? ये लॉ है चंद्रमा, इसको ग्रहण लगा देगा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भाई सीधा जाके ग्रहण लगा देगा। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो लॉ है ये मर चुका है क्या? ये नहीं है क्या? नहीं सर, है, इक्लिप्स पोजीशन में है अभी,
इस लॉ के ऊपर फंडामेंटल राइट ने ग्रहण लगा दिया। फंडामेंटल राइट हम लोग जो है मानेंगे, ठीक है, और ये लॉ जो है ये वही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर रहेगा फंडामेंटल राइट, ठीक है। सर एक बात बताओ, ग्रहण वहन क्यों लगाना है सर? सिर्फ सीधा सेवरेबिलिटी करवा देते हैं ना, निकाल के फेंक देते हैं ये 2 लाइन। ग्रहण हम लोग ने कंसेप्ट इसलिए लाए, लॉ मेकर्स ने इसलिए लाए, सो दैट जब कभी फ्यूचर में अगर पकड़ लो किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट आया, फ्यूचर में किसी प्रकार का अगर अमेंडमेंट आया सोचो, तो उस अमेंडमेंट के रहते क्या होगा पता है? वो जो फंडामेंटल राइट है ना उसको हटा दिया जाएगा। जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 31 को हटाया। फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ, कोई ऐसे वैलिड रीजन के वजह से फंडामेंटल राइट को हम लोग हटा रहे हैं, तो उसके नीचे वो लॉ एग्जिस्ट करेगा, उसके नीचे वो लॉ एग्जिस्ट करेगा। और लॉ एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल राइट हट चुका है, अब तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला बात ही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट हम लोगों ने अमेंडमेंट करके हटा दिया है। फ्यूचर में अगर हटाया तो बाय चांस, तो ये जो लॉ, जो भी लॉ है इसके नीचे दबा हुआ था, वो फिर से जाग जाएगा, वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, समझे? इफ अ लॉ इज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के साथ अगर इनकंसिस्टेंट है कोई भी लॉ, इट इज नॉट कंप्लीटली इनवैलिड बट इज टेम्परली इक्लिप्स्ड। वो इनवैलिड नहीं कर देंगे हम लोग पूरा, वो हम लोग टेम्परली इक्लिप्स कर देंगे, मतलब ग्रहण लगवा देंगे उसके ऊपर। द लॉ बिकम्स डॉर्मेट। डॉर्मेट का मतलब होता है नीचे चुपचाप सो रहा है, एंड मतलब उसका एग्जिस्टेंस है लेकिन वो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन कोई काम नहीं है। एंड अनइन्फोर्सेबल एज लॉन्ग एज कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर एग्जिस्ट, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर, कॉन्स्टिट्यूशनल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट कर रहा है तब तक। वंस द ऑब्स्टिकल इज रिमूव्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसको ही हटा दिया, उसको ही रिमूव कर दिया, उसको ही हम लोगों ने रिमूव कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल का जो भी प्रोविजंस हम लोगों ने लिखा था, फंडामेंटल राइट एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही तो है, तो इसलिए मैंने फंडामेंटल राइट लिखा, ठीक है। नॉर्मली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है प्रोविजन, वो अगर हम लोगों ने अमेंड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली आर्टिकल 31 को हटाया, उस प्रकार से अगर किसी प्रकार का चेंजेस हम लोग लाए और जिसके कारण वर्ष वो जो दबा हुआ लॉ था, ठीक है, वो जो दबा हुआ लॉ था वो फिर से जाग जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। द लॉ कैन बिकम ऑपरेटिव अगेन, फिर से वो जाग जाएगा, ऑपरेटिव अगेन, ठीक है। ये 2 समझ में आ रहा है, दोनों डिफरेंस? दोनों डिफरेंस ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी लॉ बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी लॉ अगर मिसमैच हो रहा है तो उस लॉ को हम लोग हटा देंगे, ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि अगर देखो यहां पे लेफ्ट साइड में देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी लॉ का मिसमैच हो रहा है तो हम लोग लॉ को इक्लिप्स कर देंगे, छुपा देंगे, जब तक ये इनकंसिस्टेंसी मिसमैच जब तक वो बना रहे। फ्यूचर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अमेंड कर दे तो फिर से ये लॉ जाग जाएगा। अमेंड करने के बाद वो मिसमैच जो है, जो भी डिफरेंसेस है उसको हम लोग हटा दे तो ये लॉ फिर से जाग जाएगा, लॉ फिर से ऑपरेटेबल हो जाएगा, इस लॉ को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। क्या इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है, बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है सर, कोई टेंशन नहीं है। फिर देखेंगे हम लोग आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से हम लोग फटाफट जाएंगे, ये नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम लोग आर्टिकल 14, 15, 16, बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल्स है। नेक्स्ट क्लास पूरा आर्टिकल हम लोग लगभग 21 तक कोशिश करेंगे कि 21 तक खत्म हो जाए, ठीक है, आर्टिकल्स। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोट्स डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर लो,
कौन सा ग्रुप है बताओ, अचीवर्स बैच फॉर CA CET। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।